हर हर महादेव। कपाट खुलने के ठीक 4 महीने बाद आज 18 सितंबर को फाइनली चारधाम यात्रा स्टार्ट हो रही है। कल रात को 9 बजे के आसपास एसओपी भी आ गया। तो जैसे ही एसओपी आया, एसओपी आने के बाद वेबसाइट भी ओपन हो गया है। एसओपी मिलते ही इंस्टाग्राम पे मैंने स्टेटस डाल दिया था, क्योंकि उस टाइम पे वीडियो बनाना पॉसिबल था नहीं। तो अभी सूर्य की पहली किरण के साथ मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज तो बड़ा ही खुशी का दिन है। तो अपन बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट एसओपी पे। एसओपी देवस्थानम बोर्ड और उत्तराखंड गवर्नमेंट दोनों ने अपना अपना एसओपी दिया है, क्योंकि जो चारधाम यात्रा है उसका जो पूरा संचालन होता है वो देवस्थानम बोर्ड ही करता है। तो उन्होंने भी अपना एसओपी निकाला है और गवर्नमेंट का तो एसओपी आना ही था। बट यहाँ पर अच्छी बात यह है कि दोनों का एसओपी सेम ही है। तो अपन गवर्नमेंट की एसओपी पे बात कर लेते हैं। तो एसओपी डिस्कस करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि चारधाम यात्रा पूरे इंडिया के लिए हो रही है। मतलब सबके लिए हो रही है, वो ओनली उत्तराखंड के लिए नहीं हो रही है, जो अपन लोगों का डाउट था। तो एसओपी में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो लोग चारधाम यात्रा पर आ रहे हैं या उनमें से कोई एक धाम पे यात्रा करना चाहते हैं, उन लोगों को देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पे जाके यात्रा के लिए रजिस्टर्ड करना होगा। वो कंपलसरी है। जिस डेट पर आप यात्रा करना चाहते हैं, वो जो डेट आएगी वो डेट आएगी जिस दिन आप ट्रैक स्टार्ट करेंगे, जिस दिन दर्शन करेंगे, क्योंकि जिस दिन ट्रैक करेंगे उसी दिन आप दर्शन भी करोगे। तो वो डेट डालना। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि उस पास का जो वैलिडिटी है वो 2 दिन के लिए है, और 2 दिन जो काउंट होंगे वो कैलकुलेट करेंगे उस डेट से जो डेट आपने डाली है यात्रा करने के लिए। तो सबसे पहला तो यही है कि आपको यात्रा के लिए रजिस्टर्ड करना है। दूसरा, जो लोग उत्तराखंड के बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को सिटी में एंटर होने के लिए पास बनाना होगा, जो कि देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल पे बन जाएगा। मैं लिंक यहाँ पर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। जिस डेट को आप उत्तराखंड में एंटर करेंगे उस डेट का आप पास बना लीजिए। तो वो पास भी कंपलसरी है। उसके बाद आते हैं तीसरा पॉइंट, जो कि है वैक्सीनेशन को लेके। जो अभी तक कन्फ्यूज़न था वो दूर हो गया है, क्लियर हो गया है कि जिनको दोनों डोज लगा हुआ है उन लोगों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। जिनको एक डोज लगा है या डोज लगा ही नहीं है बिल्कुल भी, उन लोगों के लिए आरटीपीसीआर रिपोर्ट ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आरटीपीसीआर का ही रिपोर्ट हो। ये 4 जो मैं नाम दे रहा हूँ टेस्ट के, इन चारों में से कोई भी टेस्ट का रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए। और जो लोग केरला से आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं या आंध्र प्रदेश से आ रहे हैं, उन लोगों के अगर दोनों डोज लग गए हैं तो भी उन लोगों को आरटीपीसीआर या इनमें से कोई भी एक टेस्ट का रिपोर्ट नेगेटिव लगेगा, वो कंपलसरी है। और जिन लोगों का एक डोज लगा है या डोज नहीं लगे हैं उनका तो सबके लिए कंपलसरी है ही है, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हैं। बट अदर स्टेट और ये इन 3 स्टेट के बीच में डिफरेंस ओनली इतना ही है कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट इनका कंपलसरी है इन 3 स्टेट के लिए, चाहे दोनों डोज लगे हैं चाहे ना लगे हैं। बाकी स्टेट के लिए अगर दोनों डोज लगे हैं तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं चाहिए, आरटीपीसीआर या इनमें से कोई भी। ये कन्फ्यूज़न मत रखिएगा कि इन 3 स्टेट में ओनली बस डबल डोज वाले ही आ सकते हैं। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट बात है वो है, जब आप यात्रा का रजिस्ट्रेशन करेंगे उस टाइम पे भी इन्होंने रिपोर्ट नेगेटिव का कॉपी अपलोड करने के लिए बोला है। अब यहाँ पर आरटीपीसीआर का नेगेटिव रिपोर्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। इन चारों में से किसी एक का भी आप नेगेटिव रिपोर्ट वहाँ पर अपलोड कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा। तो आप क्या कीजिए, जो एंटीजन टेस्ट है वो करा दीजिए। वो लगभग वो आई थिंक 200-300 रुपये में हो जाता है, और उसका रिपोर्ट भी आई थिंक जल्दी आ जाता है, 10-15 मिनट में आ जाता है, इससे ज़्यादा भी नहीं लगता। तो वो रिपोर्ट करा के आप अपना रजिस्ट्रेशन जितना जल्दी हो सकता है वो करा लीजिए, और उसका कॉपी आप साथ रखिएगा। और आप जाते टाइम क्या कीजिए, जब आप जा रहे हो तो उस टाइम पे एक बार और टेस्ट करा के चले जाइएगा। फॉर सेफ एंड आरटीपीसीआर करवा लीजिएगा, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बाकी इनमें से कोई करा सकते हो, आरटीपीसीआर ही कराना है ये इन्होंने कहीं पे भी कंपलसरी नहीं किया हुआ है। 4 टेस्ट दिए हुए, उन चारों में से किसी का भी एक नेगेटिव रिपोर्ट चलेगा। तो देवस्थानम बोर्ड पे भी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी आपको रिपोर्ट अपलोड करना है, ये पहले ही कंपलसरी उन्होंने कर दिया है। मैंने अभी रजिस्ट्रेशन किया नहीं है, मैं अभी रजिस्ट्रेशन करूंगा, तो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस का एक वीडियो बना के आप लोगों को दे दूंगा जल्द से जल्द। उसके बाद जो एसओपी में है वो वही बात है जो अपने को ऑलरेडी पता है। तो लिमिटेड श्रद्धालुओं को ही अलाउ करेंगे दर्शन करने के लिए, जो कि बद्रीनाथ के लिए 1000, केदारनाथ के लिए 800 और गंगोत्री 600 और यमुनोत्री 400। ये पहले से ही ऑलरेडी आया हुआ था। और जो भी ये रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो सारी रिपोर्ट 72 आवर्स
पहले का होना चाहिए, मतलब 72 आवर्स से और ज़्यादा टाइम नहीं निकल चुका होना चाहिए। आप आज ही करवा लीजिए रिपोर्ट या कल करा लीजिए, उसका तो हाथों हाथ ही आपको रिपोर्ट मिल जाता है। इन सब के बाद में जो SOP में और बातें जो कही गई है वो बातें हैं वहाँ पहुँचने के बाद जो हमें ध्यान रखनी है वो है जिसका आने जाने में रोक को लेके कोई उसका लेना देना नहीं है, इसलिए मैं आपको सबसे एंड में बता रहा हूँ कि मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर दर्शन करने से पहले यात्रियों का ई-पास चेक होगा। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो, जैसे यात्रा का ई-पास है, सिटी में एंटर करने के लिए जो पास हैं वो, और रिपोर्ट का जो कॉपी है वो, ये डॉक्यूमेंट आपको संभाल कर रखने हैं। ये कहीं पर भी चेक हो सकते हैं। मंदिर के जस्ट बाहर जब आप दर्शन करोगे उस टाइम पे ये बोल रहे हैं कि उस टाइम पे वो चेक करेंगे, तो अपने पास साथ में संभाल के रखना। उसके बाद में मंदिर परिसर में प्रसाद चढ़ाने और तिलक लगाने पर प्रतिबंध होगा। तो अब आप प्रसाद नहीं चढ़ा सकते वहाँ पर और तिलक नहीं लगा सकते, तो जितना हो सकता है ये कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से कांटेक्ट में ना आए। और उसके साथ ही इन्होंने सब लोगों से निवेदन किया है कि जो लोग जो 10 साल से छोटे हैं और 50-60 साल से ऊपर हैं उन लोगों के कांटेक्ट में कम से कम आने के लिए बोला है। तो इस बात का भी अपन लोगों को ध्यान रखना है। उसके साथ ही मंदिर के अंदर मंदिर को या वहाँ पर जो मूर्तियाँ लगी हैं या घंटी लगी हैं उसको छूने से बिल्कुल मना किया गया है, तो वो नहीं छूना है हमें। और जो वहाँ पर कोई कुंड बना हुआ, जैसे तप्त कुंड बने हुए हैं, गौरी कुंड बने हुए हैं, और यमुनोत्री गंगोत्री में भी कुंड बने हुए हैं, बद्रीनाथ में भी हैं, तो किसी भी कुंड में स्नान करने पर पाबंदी है, कोई भी स्नान नहीं करे। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना। तो केदारनाथ में एक टाइम पे 6 लोग ही उस सभा मंडप में दर्शन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा वहाँ पर एक टाइम में अलाउ नहीं करेंगे। और गर्भगृह में जाने की परमिशन नहीं है, अलाउ नहीं करेंगे वो अंदर जाने के लिए। तो ये तो था SOP को लेके। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन को लेके। जो लोग अपना व्हीकल लेके जाने वाले हैं, चाहे आप बाइक हो, चाहे आपके पास कार हो या कमर्शियल व्हीकल वहाँ पर, तो उन लोगों को ग्रीन कार्ड लेना होगा या ट्रिप कार्ड लेना होगा जो उत्तराखंड का जो ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है उनसे। उनका जो वेबसाइट है मैं नीचे दे रहा हूँ। कल तो मैंने चेक किया था, ये नहीं चल रहा था, ये डेवलपमेंट में गया हुआ था, तो अभी चल रहा होगा। तो यहीं से ही अपने को ट्रिप कार्ड या ग्रीन कार्ड लेना है, ये कंपलसरी है ये भी। इसका शायद फ़ीस 30 या 50 रुपये होगा। ये उन लोगों के लिए जो अपना व्हीकल लेके जा रहे हैं। तो इसका जो वेबसाइट है मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको। तो एक बार अपन वापस देख लेते अपने को करना क्या क्या है। सबसे पहले अपने को यात्रा ई-पास के लिए रजिस्टर्ड करना है देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पे। उसके लिए अपने को RT-PCR या इन 4 में से किसी एक टेस्ट का नेगेटिव रिपोर्ट चाहिए होगा, उस टाइम अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद में अपने को सिटी में एंटर होने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी पोर्टल से अपने को उस डेट का ट्रैवल पास लेना होगा। अगर किसी के दोनों डोज हो गए हैं तो उनका अपने को सर्टिफिकेट लगेगा आपका, उनको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। और जो इन 3 स्टेट में से आ रहे हैं, केरला, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, उनके लिए डबल डोज हो चाहे ना हो, उनको तो ये टेस्ट कराने ही हैं, कंपलसरी है। और बाकी जो SOPs हैं वो अपने को फॉलो करनी है जो मैंने बताई है। और भी टाइम टू टाइम अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो आप सब लोगों तक पहुंच जाएगा। जो मेन अपने लिए जो कंसर्न था वो यही था कि सिंगल डोज, डबल डोज ये किन किन को अलाउ करेंगे और यात्रा ओनली उत्तराखंड के लिए है या सब के लिए है। तो ये बात क्लियर हो गई है। मेन बात होता है अपने वहाँ तक पहुँचने तक के लिए कि अपन पहुँचेंगे कैसे, उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ ये करवाएंगे। तो वो बिल्कुल सिंपल ही रखा, ज़्यादा नहीं रखा है। तो बायोमेट्रिक को लेके इन्होंने अभी कुछ क्लियर किया नहीं है। तो आई थिंक जो ये डॉक्यूमेंट चेक करेंगे वही उसी को ही ये बायोमेट्रिक कंसिडर कर लेंगे। तो अलग से आई थिंक बायोमेट्रिक कराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये SOP था। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, शायद उतना मैं बाहर दिखा नहीं पा रहा हूँ। अब मैं आपको जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो यात्रा ई-पास को लेके हैं। आप में से काफ़ी लोगों ने तो यात्रा ई-पास कल रात को ही बना दिया था, क्योंकि जैसे मेरे पास SOP आई थी मैंने देन एंड देन स्टोरी डाल दिया था। तो काफ़ी लोगों ने तो बना ही दिया है, और जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाया है तो मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बता देता हूँ। जल्दी से जल्दी वीडियो आएगा, हो सकता है आज ही आ जाए, नहीं तो कल सुबह आ जाएगा, कि आप लोगों को यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है जो देवस्थानम बोर्ड पे होने वाला है। और यात्रा ई-पास जो सिटी में एंटर होने के लिए हैं तो वो आप खुद भी बना सकते हो, वो सिंपल ही हैं। मैं उसका भी आपको बता दूंगा वीडियो बना के, उसमें कोई ज़्यादा इतना नहीं है। तो दोनों का ही मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा आपको कैसे रजिस्टर्ड करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अब बस तैयारियां करना स्टार्ट कर दीजिए। ज़्यादा इन्होंने कुछ रखा ही नहीं है। जो उम्मीद थी कि ओनली डबल डोज के लिए ही अलाउ करेंगे, चलो वो टेंशन तो फ्री हुआ।
तो प्लीज़ जितना हो सके इसको शेयर कीजिए अपने यार दोस्तों में। लगता है किसी को इसकी ज़रूरत है, किसी को हेल्प कर सकता है ये वीडियो, उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि अब जो वीडियोज़ आने वाले हैं वो बड़े धमाल होने वाले हैं। मेन जो अपना काम था यात्रा को स्टार्ट होना वो बिल्कुल हो चुका है, SOP वो भी आ चुकी है। तो जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।